नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 87 यानी कार्यपत्रक संख्या 87 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नहीं रहेंगे, चैप्टर्स रहेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री के फर्स्ट और थर्ड चैप्टर दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। ये हमारी रिवीजन की वर्कशीट है, तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी और अच्छे तरीके से हम समझ भी पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि अब तक जो 10th के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने गियर चेंज कर लिए होंगे और उम्मीद करता हूं उनकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। वैसे हमने आपके कंप्लीट चैप्टर्स क्लास 10th के एसएसटी की, चाहे वो हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का या पॉलिटिकल साइंस के, वो सभी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 10th हिस्ट्री हिंदी मीडियम देखिए, क्लास 10th ज्योग्राफी हिंदी मीडियम या क्लास 10th सिविक्स यानी आप पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम देखिए, वहां पर आपको डिटेल में मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्लास 10th हिस्ट्री के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। फाइनली आपकी वर्कशीट आ गई है। वैसे भाई गई कहाँ थी जो आ गई है, ये कंटिन्यू रह गई है। उम्मीद थी ये नहीं आएगी, अब वापस क्यों आ गई है? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये जो आपकी वर्कशीट है, हो सकता है टीवी सीरियल बहुत ज़्यादा देखती हो। टीवी सीरियल में ऐसे ही होता ना, कोई भी कभी भी कहीं से भी आ जाता है, यानी 3 या 4 बार तक बिल्कुल ही वो नहीं मर जाता, तब तक कोई गारंटी नहीं होती कि वो नहीं आएगा। नायरा की तरह आपकी वर्कशीट भी हो गई है। दूसरा, आपने बहुत सारे कमेंट्स किए पिछली वर्कशीट में, काफ़ी सारे कमेंट्स किए, मिस यू वर्कशीट, तो आपकी वर्कशीट काफ़ी इमोशनल हो गई। रेलवे स्टेशन पे चली गई थी, इमोशनल हो गई, रोने लगी। उसको देख करके स्टेशन मास्टर भी इमोशनल हो गया और उसने कह दिया कि जा वर्कशीट जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, और ये वापस आ गई है। अब आ गई है तो हमें इसको करना है, समझना है। बाय द वे ये हमें कुछ बेनिफिट ही देने वाली है, हम कुछ नया समझेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस रहेंगे आज की इस हिस्ट्री की वर्कशीट में। तो ये हमारी, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 87 यानी कार्यपत्रक संख्या 87 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम हिस्ट्री के हमारे 2 चैप्टर हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट रहेगी 23 Feb 2021, 23 फरवरी 2021। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल हमारे क्वेश्चन रहेंगे 8, 4 + 4 यानी कि 4 क्वेश्चन हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ था? जो रोल्ट एक्ट है वो कब पारित हुआ, ये हमें बताना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये रोलेट एक्ट, जिसको रोलेट एक्ट भी कहा जाता है, ये रोलेट एक्ट है क्या? तो 1919 में सरकार ने इसको पारित किया था। ये हमारा आंसर रहेगा 1919 में। क्यों पारित किया था? प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद पहली चीज, भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ गया था, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। दूसरा, अंग्रेजों को यह भी पता था कि गांधी जी है वो बड़े हीरो बन गए, 2-3 मूवमेंट कर चुके हैं और अब पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने रोलेट एक्ट को पास किया था। इसमें था क्या? इसके तहत अंग्रेजी जो पुलिस थी उसको असीमित शक्तियां दे दी गई थी। अब वो किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना किसी कारण के लिए क्या कर सकती थी? गिरफ्तार कर सकती थी। ओके, यानी कि बिना किसी कारण के कभी भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। तो ये था रोलेट एक्ट, जिसको पास किया गया था 1919 में, जिसको काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है? मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं है लिखा है यहाँ पर, उसको आप पढ़िएगा। तो उसमें से जो डी है वो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। ओटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, ये दिया गया, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ओटो वन बिस्मार्क थे वो जर्मनी के मुख्यमंत्री थे, जिसको प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। तो जर्मनी से रिलेटेड थे, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार थे बिस्मार्क, न कि इटली के एकीकरण के सूत्रधार। इटली के एकीकरण से 4 व्यक्ति जुड़े हुए थे, उसमें विक्टर एम्वल, दूसरे यहाँ पर जो जुड़े हुए थे वो थे गैरीबाल्डी, तीसरे मेजनी थे और चौथे कावुर थे। ओके, तो ये 4 व्यक्ति जुड़े हुए थे। ये 5वें जो बिस्मार्क आ गए जर्मनी के थे और जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार थे, की रोल प्ले किया था इन्होंने वहां। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में वापस लिया गया था। तो ये 1922 में 5 फरवरी 1922 को इसको वापस लिया गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हुई थी। चोरी चोरा एक स्थान है यूपी में गोरखपुर के पास, वहां पर जो आंदोलनकारी लोग थे उन्होंने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी
उस पुलिस थाने में 22 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। कब लिया था? 1922 में, फरवरी 1922 में। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में। ये भी किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये बताना है कि फ्रांस छींकता है तब सर्दी जुकाम यूरोप को हो जाता है। ये एक स्टेटमेंट था। किसने दिया था? तो ये मेटरनिक ने दिया था। मेटरनिक कौन थे? मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। उस वक्त ऑस्ट्रिया काफ़ी पावरफुल होता था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है हमारा 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए थे, ये हमें बताना है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं के जो चित्र थे वो बनाए गए थे और वो राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए थे। कैसे, क्या था, ये सारा मसला ये हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है। सो जब किसी विचार या अमूर्त रूप को किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में हम चित्रित करते हैं तो उसे बोलते हैं रूपक। ओके, किसी विचार को या कोई अमूर्त चीज़ है उसको हम, जैसे स्वतंत्रता है तो उसको हमने चित्रित कर दिया तो वो क्या हो गया? वो रूपक हो गया। इसी प्रकार से फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया रूपकों का प्रयोग किया गया था। फ्रांस और जर्मनी को नारी के रूप में दिखाया गया था। जो फ्रांस में था मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया, उनको कैसे दिखाया गया था? नारी रूप में, जैसे भारत में भारत माता को दिखाया गया था। ओके, एग्जैक्टली वैसी। इससे वहां पर राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में और आपसी एकता को बढ़ावा मिला। इससे लोगों का देश के प्रति लगाव और समर्पण बढ़ा। लगाव और समर्पण कैसे बढ़ा? जैसे जगह जगह पर इनकी प्रतिमाएं लगाई गई तो लोगों को ऐसे लगा कि ये हमारी, जैसे हम भारत माता की तस्वीर को देख करके एक फीलिंग आती है, वैसी फीलिंग वहां पर उन लोगों में आई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं के चित्र थे उन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार के प्रचार प्रसार में, उसकी मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान दिया, रोल प्ले किया। उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सी 2 प्रमुख मांगे की गई थी, यह हमें बताना है। और नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी? तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन, जो उस समय वायसराय थे, उनको एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। कितनी मांगे थी? 11 मांगे थी। उनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी वो थी, एक तो लगान में कमी, जो भूमि कर था उसमें कमी की मांग थी, और दूसरी मांग थी नमक कर की समाप्ति। ओके, नमक कर को समाप्त किया जाए। अब इसमें नमक की मांग सबसे महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि नमक का कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि नमक पर कर लगाना ब्रिटिश सरकार के शोषण की अति थी कि बहुत हो गया, मतलब नमक को भी नहीं छोड़ा। नमक के कर थोड़ा नहीं लगाया गया था, नमक 14 गुना महंगा हो गया था। और इसका एक और कारण यह भी था कि नमक का प्रयोग हर भारतीय के द्वारा किया जाता था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो शहरी हो या गांव वाला हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो गांधी जी को लगा कि ये एक ऐसी मांग है जिसके द्वारा सब भारतीयों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। इसलिए इसमें नमक की मांग थी, वो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, दोनों तरीके से। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन रहेगा। 7वां क्वेश्चन दिया गया, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह हमें बताना है। तो सांस्कृतिक कारक जैसे भाषा, लोकगीत, लोककथा आदि ने लोगों को एक साथ जोड़ा। यानी भाषा के आधार पर लोग साथ आए, जैसे फ्रेंच भाषा बोलने वाले फ्रांस के रूप में गठित हुए, जो जर्मन भाषा ड्यूश वहाँ पर बोली जाती है उसको बोलने वाले एक साथ आए, पोलिश भाषा वाले एक साथ आए। ऐसे ही लोकगीत और लोक कथाओं के द्वारा उनके जो अतीत थे उसका गायन किया गया। तो एक तो इन्होंने एक साथ लोगों को जोड़ा, दूसरा सांस्कृतिक कारकों ने राष्ट्रवाद के विचारों को प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे लोकगीत है, लोक कथाएं हैं, इनके द्वारा लोगों तक वो संदेशों को पहुंचाया गया कि कैसे हम एक हो सकते हैं और कैसे हम एक थे। तीसरा, सांस्कृतिक कारकों के द्वारा आम जन तक राष्ट्रवाद की भावना को पहुंचाना आसान रहा। जो आम जन थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो गाँव में रहते थे, ग्रामीण परिवेश में रहते थे, उन तक भी राष्ट्रवाद के विचार को आसानी से पहुंचाया जा सका, लोकगीत, लोक कथाएं या फिर जो नृत्य है, कविताएं हैं इत्यादि के द्वारा। रूमानी राष्ट्रवाद या फ्रेडरिक सोरियू का कल्पनादर्श इसी के उदाहरण है। जैसे फ्रेडरिक सोरियू ने चित्र बनाए थे तो ये क्या था? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदाहरण था। ऐसे ही रूमानी राष्ट्रवाद क्या था? रूमानी राष्ट्रवाद में लोगों को देश के प्रति उनका जो प्रेम था, समर्पण था, उसको बढ़ाया गया था कविताओं के द्वारा, कहानी के द्वारा। तो ये इसी प्रकार के उदाहरण थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र या यूरोप में विशेष तौर पर राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उसके बाद हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे और असहयोग आंदोलन में उनका क्या योगदान था? तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि अल्लूरी सीताराम राजू एक ही व्यक्ति के नाम है, एक ही व्यक्ति का एक ही नाम है। ओके, इतना बड़ा नाम है, इसको हम राजू कह सकते हैं प्यार से। तो ये जो राजू थे ये भारतीय तत्कालीन समय के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे और आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के नेता थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आदिवासियों का नेतृत्व किया था। वे गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे, लेकिन उनका मानना था कि अहिंसा से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। गुरिल्ला युद्ध मतलब छुप करके वार करना। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे अल्लूरी सीताराम राजू थे वो आदिवासियों के नेता थे असहयोग आंदोलन के दौरान, ऐसे ही अवध के जो किसान थे उनके भी एक नेता थे, सन्यासी थे कोई, उनका नाम क्या था ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।